हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पे। और आज हम बात करेंगे लीगल स्टडीज़। जो आप बीए एलएलबी करने जा रहे हो, जिस एंट्रेंस की तैयारी करने जा रहे हो, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जिसमें लीगल स्टडीज़ एज अ सब्जेक्ट आपको एंट्रेंस में देखने मिलेगा, अगर आप बीए एलएलबी करने जाते हो तो उसी लीगल स्टडीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके पहले मैंने इसी चैनल पे जो है वो सिलेबस लीगल स्टडीज़ का डिस्कस बड़े अच्छे तरीके से किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके सबसे पहले अपने सिलेबस का वीडियो आप देख लें। जो लीगल स्टडीज़ है, जो उसका सिलेबस है, वो आप देख लें। अब ये मैं बता दूँ लीगल स्टडीज़ किसके लिए है। तो भाई जो बीए एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहा है या बीए एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे वो कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई रीजनल यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, उसमें लीगल स्टडीज़ आपका आता है और आपको पढ़ना पड़ेगा लीगल स्टडीज़, तभी आप बीए एलएलबी में अपना एडमिशन सिक्योर करा पाओगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पेशल क्लास है। स्पेशल क्लास किसकी? तो लीगल स्टडीज़ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा यूनिट, अब टोटल आपको अगर आप सिलेबस देखेंगे लीगल स्टडीज़ का, उसमें 8 यूनिट आपको पढ़नी है। ठीक है, 8 यूनिट में से ये पहला यूनिट जो है आपको यहाँ देखना है, जो है जुडिशरी। ठीक है ना। और जुडिशरी का भी पहला टॉपिक जो है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, क्या हायरार्की है कोर्ट्स की हमारे इंडिया में, ये इस लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। और एंट्रेंस देने के लिए आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वो है लीगल स्टडीज़। उसके लिए आपको 8 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। तो अगर आप जो है अपना एडमिशन सिक्योर कराना चाहते हो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, तो आप हमारा आरंभ बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो हमारा आरंभ बैच, तो सबसे पहले टारगेट गुरुकुल ऐप, कौन सा ऐप? टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर पे जा करके आप क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कैटेगरी कि आप इस एग्ज़ाम की, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम की। तो आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो इसको आप क्लिक करोगे, फिर ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा और उसमें आप पेड कोर्सेज में जाओगे और आपको कोई भी कोर्सेज अगर लेना हो, ठीक है, ना सिर्फ बीए एलएलबी एलएलबी की, बल्कि बीए की, बीएससी की, बीकॉम की, बीबीए की, ये सारा यहाँ पे जो फ़ी है, डेमो लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हैं इस पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर पेड कोर्स पे फिल करें आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की डिटेल्स दिखा दिए जाएंगे। फिर अगर लेट सपोज आपको बीए जो है, बीए के लिए आपको जो कोर्स है वो लेना है, ऐसा आएगा, आप पे ऑनलाइन करोगे और किसी भी मेथड से आप ऑनलाइन पेमेंट करके अपने आप को जो है रजिस्टर करवा सकते हो हमारे इन कोर्सेज में, हमारे इन बैचेस में। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि हमको ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो देखिए, कोर्ट्स क्यों ज़रूरी हैं किसी भी देश में, कोर्ट या जुडिशरी जो है वो क्यों ज़रूरी हो? तो जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, न्यायिक प्रक्रिया को इंश्योर करने के लिए हमारी जो कोर्ट्स है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। फॉर दिस पर्पस our constitution has set up the hierarchy of the courts. The Supreme Court of India is the highest court and is only body and constituted by the constitution itself. अब यहाँ देखिए
कह रहा है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य, किसी भी देश को चलाने के लिए वहाँ पे जो जस्टिस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बन जाता है। क्योंकि अगर आपको जस्टिस ही नहीं मिलेगा, आपको न्याय ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो लोगों का राइट्स है वो हमेशा वॉयलेट होता रहेगा और लोग क्या कर नहीं पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जो भाई जो बदमाश प्रकृति का होगा वो क्या करेगा, दूसरे के राइट को हमेशा वॉयलेट करेगा। इसीलिए हमारे जो देश है या फिर स्टेट है वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, वहाँ पे जुडिशरी जो है या जस्टिस सिस्टम अच्छे से इंश्योर हो सके, इसीलिए जो है कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जो इंडिया में है सबसे जो अपेक्स कोर्ट है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, सर्वोच्चतम उसको कोर्ट भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत सारे डिवीज़न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ देख लें, न्याय प्रशासन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए न्याय जो है वो प्रशासन, मतलब राज्य का प्रशासन, राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो न्यायिक व्यवस्था है सॉरी, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है ना। इस उद्देश्य के लिए हमारे संविधान ने ही जो न्यायालयों की एक नींव की करी या स्थापना रखी। तो आप पूछेंगे कि मैडम सर्वोच्च जो न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी जो नींव है वो कब रखी गई, कब इन्फोर्समेंट में आया, ठीक है ना। तो ये आया 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना। तो ये आपको देखने मिलेगा। अब अगेन यही जो इंग्लिश में लिखा गया है यही यहाँ हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया गया है। और एक ख़ास बात अपने आरंभ बैच की हम ये बता दें आपको कि अगर आप जो है ज्वाइन करते हो हमारा बैच, तो इसमें आपको लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसे हमारे क्लासेस चल रहे हैं अभी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, ऐसे ही आपको पूरे कोर्स के दौरान पढ़ाया जाएगा और आपको साथ साथ नोट्स जो है वो भी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा और एमसीक्यू भी जो है हिंदी को, जो हिंदी मीडियम है उनको हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम है उनको इंग्लिश मीडियम में एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप जान गए कि जुडिशरी का क्या इम्पोर्टेंस है, जुडिशरी का क्या इम्पोर्टेंस है आप जान गए, ठीक है ना। अगर जुडिशरी नहीं रहेगी तो क्या होगा, उसका भी कॉन्सिक्वेंस मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट, सबसे अपेक्स कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है भाई, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे होते हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स, बहुत सारे हाई कोर्ट्स। उसके बाद होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। कौन सा होता है हाई कोर्ट के बाद, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट भी तीन तरह में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, एक होता है रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और साथ साथ में मैं आपको छोटे छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड करती जा रही हूँ। अगर आप के पास कॉपी पेन नहीं है तो आप लेके बैठ जाइए, क्योंकि जो भी आपको नोट्स या फिर पीपीटी मिलेगा उसके साथ में क्लास लेक्चर के साथ भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे, जो आपको आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए कि अपेक्स कोर्ट है भाई। क्या है ये, अपेक्स कोर्ट। तो कब भाई इन्फोर्समेंट में आया, कब इन्फोर्समेंट में आया, तो इन्फोर्समेंट डेट इसकी लिख लीजिए कि 26 जनवरी 1950 में, ठीक है ना। अब ये लिखिए कि सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस सबसे पहले यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट। तो फर्स्ट थे एच.एस. कानिया, एच.एस. कानिया, ठीक है ना। और अगर अभी की बात करें हम सुप्रीम कोर्ट की, पहले ये देख लीजिए जब सुप्रीम कोर्ट बना तो इसमें टोटल कितने जजेस थे, 7 जजेस थे, ठीक है ना। और अभी कौन है, अभी जो है वो डी.वाई. जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हमारे क्या हैं, अभी के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है ना। और
अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो 33+1, 33+1 मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस जो हैं वो हमारे अभी प्रेजेंट हैं किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। तो आई होप ये जो आपको नोट्स साथ में सुप्रीम कोर्ट के दिया गया है ये आपको समझ में आएगा और इससे एक ना एक जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू में बनेगा या फिर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं फिर किस पे, हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। हाई कोर्ट क्या है भाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है और ये कितना स्टेट्स में होता है, ये कहाँ होता है, स्टेट्स में। और सुप्रीम कोर्ट में एक और लिख लीजिएगा कि ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, अभी फिलहाल एक ही है, कहाँ पे, इंडिया में एक ही है और ये कहाँ पे स्थित है, तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में स्थित है ये। ठीक है, हाई कोर्ट स्टेट्स में होते हैं और अभी टोटल जो हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं, 25 हाई कोर्ट्स आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब ये ज़रूरी नहीं कि हर, अब जानते हैं जैसा कि अभी अगर हम बात करें, ठीक है, 2023 में तो अभी 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना, यानी 28 राज्य हैं और 8 जो है वो संघ शासित क्षेत्र हैं या प्रदेश है। ठीक है, तो 28 का, अब आप सोचेंगे मैडम 28 राज्य है और आप तो यहाँ 25 हाई कोर्ट बता रही हैं, 25 हाई कोर्ट बता रहे हैं। तो ऐसा ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए जो है अलग अलग जो हाई कोर्ट है स्टैब्लिश की जाए। ठीक है, कोर्ट्स को मर्ज भी किया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट भी देख सकता है या गवर्न किया जा सकता है उसको। ठीक है ना। अगर हम बात करें जैसे अंडमान एंड निकोबार, ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये इसका जुरिस्डिक्शन या फिर इसका हाई कोर्ट कहाँ जाता है, कोलकाता में। कहाँ जाता है, कलकत्ता में। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कलकत्ता में जाता है। फिर इसी तरह पंजाब और हरियाणा का देखेंगे, पंजाब एंड हरियाणा और चंडीगढ़। ठीक है ना, इनका भी इंटीग्रेटेड जो है वो कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपने देखा। ओके, चलिए तो हाई कोर्ट में अभी आपने देख लिया। और रीसेंट हाई कोर्ट, रीसेंट हाई कोर्ट कौन से राज्य में बना है, तो भैया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो है ये कोर्ट अभी रिसेंट में 2019 में ये बना है। तो रिसेंट आपको पता चल गया, टोटल आपको पता चल गया और कैसे हाई कोर्ट बनाया जाता है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है ना, हाई कोर्ट के बारे में हम लोग ने देख लिया। अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के नीचे कौन से कोर्ट आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी 3 भाग में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए सिविल कोर्ट में कौन होता है, कौन हेड होता है सिविल कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है ना। फिर उसके बाद सब जज या एडीजे भी कह ले, फिर मुंसिप कोर्ट, फिर स्मॉल कॉज कोर्ट। ठीक है। क्रिमिनल में हम देखें तो सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये क्रिमिनल कोर्ट्स में भागीदारिता होती है इन लोगों की। ठीक है। और अगर बात करें रेवेन्यू कोर्ट की, तो रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार और असिस्टेंट तहसीलदार। आप जानते होंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते होंगे वहाँ पे एक दीवानी कचहरी होती है और एक कलेक्ट्री होती है। ठीक है ना, जहाँ पे आपको रेवेन्यू से रिलेटेड सारे मामले, अगर आप कलेक्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड सारे मामले आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, और जिसको फौजदारी कोर्ट कहते हैं या क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो है आपको देखने को अपने जगह मिलता होगा। और सिविल कोर्ट, दीवानी कोर्ट वही क्रिमिनल कोर्ट के ही अंदर आता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे मैडम क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट,
ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है ये तो मैंने बता दिया कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी है, जैसे आपको जमीन लिखवाना है, ठीक है ना, जाति आय निवास बनवाना है, तो ये सब रेवेन्यू कोर्ट में आप जा कर के काम करवाते हो अपना, ठीक है। सिविल कोर्ट में क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है, जैसे आपका कोई डिस्प्यूट है, आपका कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप कहाँ जाओगे, सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल कोर्ट में कब जाओगे, जब किसी का मर्डर हो गया है, किसी के साथ रेप हो गया, किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया, किसी के यहाँ डकैती हो गया, किसी के यहाँ चोरी हो गया, तो ये क्रिमिनल कोर्ट में मामले सब देखे जाते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट जज है और सेशन जज, इसमें क्या अंतर होता है, तो एक ही पर्सन, कोई एक ही जज, लेट सपोज ये ए जो है वो जज है, ठीक है ना, ये जज डिस्ट्रिक्ट जज भी होगा और सेशन कोर्ट का भी जज होगा या सेशन जज भी होगा। कैसे, जब ए जज जो है वो देखेगा सिविल मैटर, सिविल मैटर यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर अगर देखेगा तो ये सिविल जज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिविल जज, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट जज। और जब यही जज अगर है आपका क्रिमिनल मैटर देखेगा, कौन सा मैटर देखेगा, क्रिमिनल मैटर अगर देखता है तो ये क्या कहलाता है, कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज। कौन सा जज, सेशन जज, सेशन जज, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो एक ही इंसान है, जो एक ही जज है, वो कब जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज और कब जो है सेशन जज कहलाता है। अगर कोई जज जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड के मैटर को देख रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट देख रहा है या सिविल मामला देख रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाएगा। अगर वही जज जो है क्या देख रहा है, क्रिमिनल मैटर्स देख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सेशन जज कहलाएगा। आई होप दोनों में आपको समझ में आया होगा। और फिर इसी सिविल कोर्ट में सब जज मिल जाएंगे, मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है ना, इसमें छोटे छोटे मामले जो है वो देखे जाते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट वगैरह में, ठीक है। अब फिर क्रिमिनल कोर्ट में है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होता है, अब यहाँ देखिए, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट होता है, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट कहाँ पे होता है, तो पहले ये देख लीजिए, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब यहाँ देखिए, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम मेट्रोपॉलिटन जो है कोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको बोलेंगे। और वहाँ के जजेस को क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलेंगे। लेकिन जहाँ पे 10 लाख से कम वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है, ठीक है ना, वहाँ के जो वो होंगे, जज होंगे, उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसे करके उसको क्लासिफाई करवाएंगे। तो आगे आप पढ़ेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे पढ़ेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन जो एरिया होता है उसमें 10 लाख से अबव की जनसंख्या वाले लोग रहते हैं और वो एरिया क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया या फिर मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अभी अगर बात करें तो कानपुर यूपी में, अहमदाबाद, ठीक है ना, ये सब मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट में ही आते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी किस में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में आते हैं। अब 2 तरह के मजिस्ट्रेट कितने तरह के, 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे। मजिस्ट्रेट्स आपको कितने तरह के मिलेंगे, 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक मिलेंगे आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट को एम में लिख दे रही हूँ। और एक मिलेंगे आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, ठीक है ना, ये सारे लोग क्या हैं,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या है, जो जुडिशरी में मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे सीजीएम हो गए, ठीक है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, ये सब क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आते हैं। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि मजिस्ट्रेट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सब क्रिमिनल में ही आएंगे, क्रिमिनल की ही हायरार्की में आपको देखने मिलेंगे। अगर सिविल के हायरार्की में आएंगे तो पहले सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर उसके बाद सब जज, ठीक है ना, या फैमिली जज, फैमिली मैटर्स जो देखते हैं, उसके बाद मुंसिफ कोर्ट, उसके बाद स्मॉल कॉज कोर्ट। ये सब किस में आते हैं, ये सब सिविल कोर्ट में आते हैं। ठीक है ना। क्रिमिनल कोर्ट की अगर बात करें हम, तो क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट क्लास, ये सेकेंड क्लास, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये किस में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट वाले में आते हैं। ठीक है ना। अगर रेवेन्यू कोर्ट की बात करें तो रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार, तो ये सारे आपको रेवेन्यू कोर्ट में देखने मिलेंगे। ठीक है ना। तो आपने ना चाहते हुए भी अब तक बहुत सारी जुडिशरी का जो है कॉन्सेप्ट जान लिया। क्या जाना, मैं बता दूं आपको कि कोर्ट क्यों जरूरी है। ठीक है ना। अगर कोर्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब आया, सुप्रीम कोर्ट के पहले जज क्या थे, पहले स्ट्रेंथ क्या थी, कहाँ पे ये इस्टेब्लिश है, अभी कितने जजेस हैं, और अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है ना। इसी तरह हाई कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट है, क्या हर स्टेट में हाई कोर्ट रहना जरूरी है, ठीक है ना, या दो या दो से अधिक हाई राज्य मिल करके भी एक हाई कोर्ट जो है वो अपना जुरिडिक्शन उसमें दे सकते हैं। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में पड़ा, ठीक है ना। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में 3 आ जाते हैं, सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज, सब जज, फैमिली और मुंसिफ जज और स्मॉल कॉज कोर्ट। फिर क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाते हैं। फिर रेवेन्यू कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार और असिस्टेंट तहसीलदार आ जाते हैं। तो आप जो है अब पूरा एक अच्छे से या मोटा मोटा जो है ये बात को समझ चुके हैं कि हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया कैसे है। ठीक है ना। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा ये देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि हमारी जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है या फिर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है ना। तो आप बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो कोर्ट है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिस्टम है, मतलब सब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप अपील का मामला ले लो, अगर आपको मान लो क्रिमिनल कोर्ट में आपको सजा हुई तो आप अपील, तो क्रिमिनल कोर्ट किस में आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में अगर आपको सजा हुई तो आप अपील के लिए कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बाद अगर आपको नहीं रेमेडी मिला, सही से आप नहीं संतुष्ट है, तो आप किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है ना। और इसका यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा ये बाइंडिंग होगा। क्या होगा, बाइंडिंग होगा ऑल कोर्ट्स पे। जितने भी कोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है या फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है ना, ये समझ में आपको आ गया। अब यहाँ देखिए हाँ, द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट। मैंने बता दिया कि सबसे जो है सर्वोच्च न्यायालय है ये। इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय, अब यहाँ देखो पार्ट 5 और चैप्टर जो 4 में है वो दिया हुआ है, और आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 124 से लेकर के 147 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाती है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ देखिए, अब जुरिडिक्शन इसका कहाँ है,
ऑल इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया किसका जुरिस्डिक्शन है, किसका क्षेत्राधिकार है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना, या सर्वोच्चतम न्यायालय बोल देंगे, ठीक है ना, सर्वोच्चतम मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, ठीक है ना। यह संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, भाग 5 और अध्याय 4 के द्वारा स्थापित किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार निर्धारित करते हैं। तो अनुच्छेद जो 100 यानी आर्टिकल 124 से लेकर के 147 था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है कि कैसी स्ट्रक्चर होगी सर्वोच्च न्यायालय की और किस किस जगह ये जो होगा इसका जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार होगा, मतलब कहाँ कहाँ ये अपने फैसले जो है वो दे सकता है, किस किस मामले को ये देख सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट किस भाग में दिया है, कितना इसमें अनुच्छेद कवर किया गया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बात किया जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए ये काट दीजिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होते हैं और इनके अलावा अगर अभी हम बात करें 2023 की तो 33 जजेस और प्लस एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वो है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अब ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो भाई प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कब तक इनका रिटायरमेंट होता है, तो भाई जब ये 65 साल की एज अचीव कर लेते हैं, ठीक है ना, तब इनका रिटायरमेंट, या फिर कहते हैं कि 65 साल तक की एज तक इनका कार्यकाल जो है वो रह सकता है, तब तक ये सुप्रीम कोर्ट को सर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एज पता चल गया, नंबर पता चल गया, अभी प्रेजेंट के कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पता चल गया, ठीक है ना, और कौन अपॉइंट करता है ये पता चल गया। तो यहां से आपको 3 से 4 क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ठीक है। चलिए, in order to be appointed as a judge of the सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन बनना पड़ेगा, एंड यानी वो सिटीजन होना चाहिए, एंड मस्ट हैव बीन फॉर एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और 2 or more सच हाई कोर्ट इन सजेशन, ठीक है ना, सक्सेशन। अब यहाँ कह रहा है कि अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज रह चुके हो या फिर एडवोकेट रह चुके हाई कोर्ट में 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में या किसी एक ही हाई कोर्ट में 10 साल तक, ठीक है, 5 साल या तो आप हाई कोर्ट के जज रह चुके हो या तो आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रह सके हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तब आपको क्या होगा, एलिजिबिलिटी आपकी फुलफिल होगी क्या बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंक्ट जूरिस्ट। अब ये भी है, अगर प्रेसिडेंट को कोई वकील या कोई जज जो है हाई कोर्ट का लग रहा है कि भाई ये बड़ा अच्छा करेगा जुडिशरी में जा करके, ठीक है ना, तो प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा जूरिस्ट बनेगा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उसमें से उठा करके किसी को क्या बना सकते हैं भाई, तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो बना सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। प्रोविजंस एग्जिस्ट for the appointment of judge of the high court as the ad hoc judge of the supreme court and for the retired judge of supreme court और high court। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको बस क्या पढ़ने की जरूरत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, ठीक है, ये पता चल गया, क्या क्या वो करेगा तो बन जाएगा। तो मैं बता देती हूँ कि पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा जो है 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में, चाहे 2 या 2 से अधिक, चाहे किसी एक हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। 10 साल को उसका हाई कोर्ट में एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट के नज़र में वो एक अच्छा जूरिस्ट हो, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया कि हाई कोर्ट का आपको जज बनना है तो कैसे, और कितना साल तक मतलब ये रह सकता है, 65 years तक ये रह सकता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक। और कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट। तो आप देख रहे हैं कि इस एक स्लाइड से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको बनते दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो
अगर आप हमारा बैच जो है ज्वाइन करते हो तो इसी तरह हर स्लाइड में, मतलब स्लाइड तो आपको मिलेगी ही, साथ में जैसे मैं क्लास में यहाँ पढ़ा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें लिखती जा रही हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही हूँ, तो ये शॉर्ट नोट भी आपको पीपीटी के साथ ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है ना, क्लास के दौरान। ठीक, चलिए हाँ, अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का होता है ज्यूरिसडिक्शन। कैसा ज्यूरिसडिक्शन? द सुप्रीम कोर्ट है ओरिजिनल एपलेट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, वो अपील के लिए उनके मामले अपील के लिए जा सकते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उनका। अपलेट ज्यूरिसडिक्शन वही अपील के लिए जा सकते हैं। ओरिजिनल में जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में क्या हो, कोई डिस्प्यूट हो, या राज्य या फिर सेंटर इस के बीच में क्या हो, कोई डिस्प्यूट है, तो वो जो एक्सक्लूसिव पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, उसको सॉल्व करने का उस डिस्प्यूट को, तो वो किसके पास है भाई? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर पूछे तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, अपील भी कर सकते हैं यानी अपलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंट जब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से क्या कर सकते हैं भाई? एडवाइस ले सकते हैं, और ये लोग प्रेसिडेंट को जो है वो क्या करेंगे? एडवाइस देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको जो है समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास जो है, अब यहाँ देखिए ये जितना भी मैंने बोला ये यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास इन एडिशन आर्टिकल 32, ठीक है ना, इन एडिशन आर्टिकल 32 मतलब आर्टिकल या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स भी जारी करने का जो है वो राइट है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन है इसका, ठीक है ना। जब भी आपका फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट आपको होता हुआ दिखे तो आप क्या कर सकते हो? रिट के माध्यम से जो है अपने राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हो डायरेक्टली। किसके द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंदर या किस आर्टिकल के अंदर ये गिवन है? तो आर्टिकल 32 के अंदर ये गिवन है। तो रिट जो होता है आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए रिट होता है, ठीक है ना, या तरीका कह ले, ठीक है ना, रिट होता है। 5 तरह का ये रिट होता है। तो ये रिट वाला भी जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है ना। तो रिट्स भी ऑर्डर पास कर सकता है, रिट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग। अब रिट कितने तरह के होते हैं? देखो भाई, हैबियस कॉर्पस होता है, मेंडामस होता है, प्रोहिबिशन होता है, क्यू वारंटो और सर्शियोरी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको इस स्लाइड से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि भाई ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट का क्या है, ठीक है ना। ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल भी है, एपलेट भी है, एडवाइजरी भी है। ओरिजिनल कैसे? जैसे मैंने बताया कि स्टेट का झगड़ा है या स्टेट और सेंटर का झगड़ा है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? तो वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। एपलेट तो हाई कोर्ट में अगर आपको रेमेडी नहीं आप संतुष्ट हैं तो अपील के लिए जा सकते हैं, ठीक है। एडवाइजरी जैसे मैंने बोला प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का, ठीक है। तो ये हो गया ज्यूरिसडिक्शन किसका भाई? तो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें हम कि आर्टिकल 32 में ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट भी जारी करता है। किस लिए? तो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। रिट कितने तरह के? 5 तरह के, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, सर्शियोरी, ठीक है ना। चलिए, तो इस स्लाइड से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को आपको मिल गए, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह अगर हिंदी में हम पढ़े रिट के बारे में खासकर पढ़ देते हैं तो हिंदी में रिट को क्या कहते हैं? तो हैबियस कॉर्पस को हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मेंडामस को हम लोग परमादेश कहते हैं, प्रोहिबिशन को निषेध कहते हैं, क्यू वारंटो को यथा वारंटो, ठीक है ना, और सर्शियोरी को सर्शियोरी की प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आसान हो जा रहा है। अगर स्लाइड्स के साथ साथ अपना आप शॉर्ट नोट जो मैं यहाँ दे रही हूँ उतारते चलो तो आपको एमसीक्यू लगाने में या फिर एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इससे 2 फायदा हो रहा है, आपको डीप नॉलेज भी हो रही है, साथ साथ आपको शॉर्ट नोट और एमसीक्यू भी मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पढ़ाई कुछ इसी तरह हम लोग करेंगे अपने सीयूटी के बैच में और इससे अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे। आपके सजेशंस हम लोग के लिए हमेशा से सर्वोपरि रहेंगे, ठीक है ना। आप जो भी सजेशन हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहे आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए,
अब यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज कन्फर्ड विद पावर टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सिविल और क्रिमिनल मैटर केस फ्रॉम वन स्टेट हाई कोर्ट टू अनदर स्टेट हाई कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा पावर है और आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोग ने ओरिजिनल देखा, एप्लेट देखा और एडवाइजरी जुरिडिक्शन देखा, साथ ही साथ रिट का भी राइट देखा, इसी तरह हम लोग देखेंगे अब कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी है कि वो ट्रांसफर कर सके केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ओके। The Supreme Court, if satisfied that case involving the same or substantially the same question of law pending before it, तो बस ये याद रखिए कि ट्रांसफर करने का, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने का भी राइट किसके पास है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक। तो यहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है। अगर जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तो, ठीक है ना। और विड्रॉ भी में विड्रॉ अ केस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज ऑफ ऑल सच केसेस, ठीक है ना। तो किसी केस को या तो ट्रांसफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या तो उसको डिस्पोज कर सकता है, या तो उसको क्या कर सकता है भाई, विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है ना। यानी ले भी सकता है, किसी से ले भी सकता है, ठीक, जो केसेस है। अब यहाँ देखो, अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है 1996, इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी इंटरनेशनल कॉमर्शियल और आर्बिट्रेशन होता है ना, जब आप अपने LLB में जाओगे सेमेस्टर में, तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आपको 1996 का पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल जो इंटरनेशनल कॉमर्शियल जो मैटर होते हैं आर्बिट्रेशन के, वो भी कहाँ शुरू होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में शुरू होते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी नागरिक आपराधिक मामले को एक राज्य से उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय या किसी अन्य राज्य या न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को स्थानांतरित करने का, बस की जो वर्ड है आपको ये करना है कि स्थानांतरित करने का शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू की जाती है। कहाँ पे शुरू की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मध्यस्थता या फिर इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट। कहाँ पे इनिशिएशन या शुरुआत होता है इसका? तो सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो इसमें आपने कितना चीज देख लिया? इसमें आपने इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने की किसी मैटर की, ठीक है ना, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, विड्रॉ करने की, ठीक है ना, विड्रॉ करने की, या उसको डिस्पोज या खत्म करने की, ठीक है ना। चलिए, ये देख लिया। और ये देखा कि इंटरनेशनल कॉमर्शियल कोर्ट का जो शुरुआत है वो कहाँ या इनिशिएशन कहाँ होता है? तो सुप्रीम कोर्ट में। तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने मिल गए। तो आप देख रहे हैं कि हर स्लाइड में सिर्फ पीपीटी से आपको मतलब नहीं है, पीपीटी के अलावा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको इंपॉर्टेंट सारी बातें बताई जा रही हैं, उससे कितने क्वेश्चंस आपको देखने मिल रहे हैं, ये आपको जरूर देखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, अपलेट जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का, किसका? सुप्रीम कोर्ट में आप अप्लाई या क्या बोलते हैं, अपील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे देखिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगर जज है जो है उनके जस्टिस से या फिर उनके न्याय से आप संतुष्ट नहीं है, आप कहाँ जाते हो? हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट के भी आप जो आपको न्याय मिला है उससे आप क्या नहीं है? संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो आप कहाँ जाते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देखिए, क्रिमिनल केसेस में भी अपील होता है, सिविल केसेस में भी होता है, ठीक है ना। इसके बाद आ गया हाई कोर्ट, इसके बाद आ गया क्या? हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट क्या है, ठीक, और सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या क्या है, ये हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट यानी लेक्चर
2 में आज हम लोग ने क्या पढ़ा कि हायरार्की क्या है ये इंडिया में कोर्ट्स की, ठीक है ना। तो हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने ये देखा कि क्यों कोर्ट्स ज़रूरी हैं, अगर कोर्ट नहीं रहेगा किसी राज्य में, किसी देश में, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ हम लोग अच्छे से चार्ट में जो है वो क्या देखा, एक हायरार्की देखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जितने कोर्ट्स हैं उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हम लोग ने देखा, और फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स हैं वो आज हम लोग ने डिस्कस किया। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। आप अपना जो डाउट है, जो सजेशन है, वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।